दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें हैं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना भी मत, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको करना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही वीडियोस देखिए। बहुत सालों से सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई भी हिट फिल्म नहीं आई है। जो सिद्धार्थ की लास्ट फिल्म थी वो थी योद्धा, और वो भी सुपर डुपर डिजास्टर थी। और उस फिल्म को रिलीज होकर भी तकरीबन 1 साल हो गया है। और इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ पिछले 1 साल से कोई नई अच्छी कहानी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली सिद्धार्थ को एक बहुत ही कमाल की कहानी मिल गई है, ऐसा उसका मानना है। तो अब सिद्धार्थ एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है परम सुंदरी, और इसको प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर साहब। इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उससे पता चलता है कि परम एक नॉर्थ इंडियन लड़का है, और सुंदरी यानी कि जानवी कपूर एक साउथ इंडियन लड़की है। और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी कि एक नॉर्थ इंडियन लड़के को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार हो गया है। इस फिल्म के बनाए जाने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था 2 स्टेट्स, जिसमें अर्जुन कपूर आलिया भट्ट थे। वो फिल्म हिट रही थी और उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की थी। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि सिद्धार्थ वाकई दिल्ली से है, नॉर्थ इंडियन है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो एक नॉर्थ इंडियन लड़के का रोल अदा करेगा तो वो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन मैं सिद्धार्थ को यह बताना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडिया में लोग फिल्में देखते ही नहीं हैं। अगर आप थिएटर्स की गिनती के हिसाब से महाराष्ट्र को नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 10% थिएटर्स हैं। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ इंडियंस ज्यादा फिल्में ओटीटी पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, या फिर टेलीग्राम पर देखते हैं। तो जब नॉर्थ इंडिया की कहानी पर बनने वाली फिल्म को नॉर्थ इंडियन देखेंगे ही नहीं तो फिल्म का क्या होगा? फिल्म फ्लॉप ही होगी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जानवी कपूर की फैन फॉलोइंग है 0, सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। तो जब दोनों की ही फैन फॉलोइंग नहीं है तो पब्लिक इस फिल्म को किसके लिए देखने जाएगी? ऊपर से जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो 1 नंबर का वाहियात डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर है जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं पता। वो डायरेक्टर है जो अब तक एक से बढ़कर एक घटिया फिल्में बना चुका है। तो सारी चीजों को देखने के बाद मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। इस फिल्म को कोई चला नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि करण जौहर की कंपनी में 50% शेयर खरीदे हैं आदर पूनावाले ने। उसके पास बहुत पैसे हैं, और जब करण के पास पैसे आ गए हैं तो जाहिर सी बात है करण फिल्में बनाएगा। फिल्में नहीं बनाएगा तो फिर जो पैसा है उसकी रोलिंग कैसे होगी? तो करण जौहर ने एक और फिल्म का ऐलान किया है जिसमें हीरो है कार्तिक आर्यन, और जिस फिल्म का नाम है तू मेरी है मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं तू मेरी है। यानी कि एक बार कहने से टाइटल पूरा नहीं हो रहा था, 2 बार कहा जा रहा है कि मैं तेरा हूं तू मेरी है, तू मेरी है मैं तेरा हूं। बताओ भाई, मतलब इस बात का कोई लॉजिक है? आप लोग सोचिए जरा। इस फिल्म का डायरेक्टर है विध्वंस, जिसने कार्तिक की फिल्म सत्या प्रेम की कथा डायरेक्ट की थी। कार्तिक के हिसाब से वो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी। कार्तिक के हिसाब से डायरेक्टर बहुत ही कमाल का डायरेक्टर है। यही वजह है कि कार्तिक इस डायरेक्टर को रिपीट कर रहा है। कार्तिक इसकी दूसरी फिल्म कर रहा है, और इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी वही है जो सत्या प्रेम की कथा का प्रोड्यूसर था। तो जब डायरेक्टर भी अलग है, प्रोड्यूसर भी अलग है, तो फिर ये फिल्म करण जौहर के पास कैसे गई? एक्चुअली कई सालों पहले करण जौहर कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म बना रहा था, दोस्ताना 2। उस फिल्म को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था, कार्तिक ने उस फिल्म को छोड़ दिया था, और तब से बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि करण और कार्तिक की दुश्मनी है। तो कार्तिक को बॉलीवुड को यह दिखाना था कि देखो भाई, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है करण के साथ मेरा यार आना है। यही वजह है कि कार्तिक इस फिल्म को लेकर गया करण जौहर के पास। कार्तिक ने इस प्रोड्यूसर को समझाया कि देख भाई, मैं तेरी फिल्म करूंगा, लेकिन तब करूंगा अगर इस फिल्म में प्रोड्यूसर आएगा करण जौहर। तो एक तरह से देखा जाए तो कार्तिक इस फिल्म को करण जौहर के पास लेकर गया है अपनी पोजीशन बॉलीवुड में ठीक करने के लिए, बॉलीवुड वालों को ये दिखाने के लिए कि भाई उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक और करण जौहर की दुश्मनी है या दोस्ती है। पब्लिक किसी भी फिल्म को देखने तब जाएगी जब वो फिल्म अच्छी होगी। अगर वो फिल्म अच्छी नहीं है तो उसको करण जौहर ने प्रोड्यूस किया हो, कुमार मंगत ने प्रोड्यूस किया हो, या आदि चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया हो, प्रोड्यूसर कोई भी हो, इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण धवन पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था कि वो एक बड़ी एक्शन फिल्म करेगा, और उस फिल्म की ओपनिंग होगी कम से कम 25 करोड़ रुपए।
और उस फिल्म के बाद वरुण एक सुपरस्टार बन जाएगा। तो एक्चुअली वरुण ने फिल्म बेबी जॉन को इसी प्लानिंग के तहत किया था। बेबी जॉन रिलीज हो गई है और पहले दिन का बिजनेस हुआ है सिर्फ 11 करोड़ रुपए, और वो भी तब जबकि छुट्टी का दिन था। आज वर्किंग डे है और आज का बिजनेस होगा तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि ये फिल्म 50 करोड़ के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि ये फिल्म डिसास्टर हो गई है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 180 CR, यानी कि जो वरुण धवन की प्लानिंग थी सुपरस्टार बनने की, वो बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। साउथ के डायरेक्टर एटली ने वरुण धवन का कैरियर खत्म कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ट्रेड इस तरह से काम करता है कि इस फिल्म के लिए पूरी तरह वरुण को ब्लेम किया जाएगा। ट्रेड के लोग ये कहेंगे कि अगर वरुण धवन एटली के साथ भी एक हिट फिल्म नहीं दे सकता तो किसके साथ हिट देगा। इसका मतलब यह है कि वरुण को पब्लिक देखना नहीं चाहती। इसका मतलब यह है कि वरुण का कोई स्टारडम नहीं है। इसका मतलब यह है कि वरुण एक बड़ा स्टार नहीं बन सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड के लोग सोचते हैं, जिस तरह से ट्रेड के लोग किसी फिल्म को कैलकुलेट करते हैं, पब्लिक का उससे कतई कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक किस तरह से सोचती है कि भाई एक फिल्म अच्छी है तो उसको देखेंगे, नहीं अच्छी है तो नहीं देखेंगे, लेकिन ट्रेड इस तरह से काम नहीं करती। संदीप सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो कार्तिक का बहुत ही जबरदस्त दोस्त हुआ करता था जब कार्तिक स्ट्रगल कर रहा था, जब कार्तिक एक स्टार नहीं था, और जब कार्तिक स्टार बन गया उसके बाद से कार्तिक संदीप सिंह का कॉल नहीं लेता, संदीप सिंह से बात नहीं करता, संदीप सिंह से मिलता भी नहीं। और संदीप का ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, कार्तिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसका साथी हूं उन दिनों का जब वो स्ट्रगल कर रहा था, मैंने ही उसको भूषण कुमार से मिलवाया था, तो मेरे साथ उसने बात करते रहना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही मेरे दोस्त हैं, संदीप भी और कार्तिक भी, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये कार्तिक की मर्जी है कि वो किससे बात करना चाहता है, किससे बात नहीं करना चाहता, वो किससे मिलना चाहता है, किससे नहीं मिलना चाहता, वो किससे दोस्ती रखना चाहता है, किससे नहीं रखना चाहता। तो मेरे ख्याल में संदीप सिंह को ऐसे सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, कार्तिक मुझसे बात नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी है, बात खत्म। संदीप सिंह को कोई भी ऐतराज नहीं जताना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि पुराने जमाने के डायरेक्टर अनिल शर्मा के रसगुल्ले बेटे की फिल्म रिलीज हुई थी वनवास, और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इतनी बड़ी डिसास्टर हुई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस फिल्म को प्रमोट किसने किया था? इस फिल्म को प्रमोट किया था टिंगू भाई आमिर खान ने, क्योंकि टिंगू भाई आमिर खान का ऐसा मानना है कि अगर वो किसी फिल्म को प्रमोट कर दे तो भाई साहब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाती है, वो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाती है। आमिर खान ने वनवास का प्रमोशन इसलिए किया क्योंकि आमिर खान को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी फिल्म को प्रमोट करेगा तो हिंदुस्तान की तमाम पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेच देगी उस फिल्म को देखने के लिए। और मैं बॉलीवुड वालों को यह बात 1000 बार कह चुका हूं कि भाई साहब, क्योंकि किसी बड़े स्टार ने एक फिल्म में कैमियो किया है तो इसकी वजह से पब्लिक किसी फिल्म को देखने नहीं जाती। क्योंकि कोई बड़ा स्टार किसी फिल्म को प्रमोट कर रहा है तो इसकी वजह से किसी फिल्म को पब्लिक देखने नहीं जाती। क्योंकि किसी बड़े निर्माता ने किसी फिल्म को बनाया है तो पब्लिक किसी फिल्म को इसलिए देखने नहीं जाती। अगर ऐसा होता तो आदित्य चोपड़ा की कोई भी फिल्म फ्लॉप होती ही नहीं आज तक। तो हकीकत यह है कि टिंगू भाई आमिर खान ने इस फिल्म का प्रमोशन करके अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाई है। अब दुनिया को यह पता चल गया है कि टिंगू भाई आमिर खान की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, पब्लिक को इसके कहने से किसी फिल्म को देखना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो इसकी फिल्म रिलीज होगी उसका भी क्या होने वाला है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 हिट रही थी और फिर भूल भुलैया 3 भी बहुत बड़ी हिट रही है। और भूल भुलैया 3 के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कार्तिक यहां से थोड़ा आगे जाएगा। अब कार्तिक कुछ ऐसी फिल्में करेगा जो कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। अब कार्तिक 2-3 कुछ अतरंगी फिल्में करेगा जिनके बाद वो शाहरुख खान के बराबर जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म के ऐलान के बाद ये क्लियर हो गया है कि कार्तिक की थिंकिंग वो है ही नहीं कि वो शाहरुख खान बन सके। कार्तिक की थिंकिंग वो है ही नहीं कि वो शाहरुख खान जैसी फिल्में चूज कर सके। क्योंकि जिस फिल्म का ऐलान हुआ है ये एक नॉर्मल फिल्म है। नॉर्मल फिल्म का मतलब ये है कि इस फिल्म का बिजनेस 75-100 CR का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और अगर बिजनेस 300-400 करोड़ रुपए नहीं होता तो फिर कार्तिक नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्तिक की एक और लव स्टोरी फिल्म बन रही है जिसका प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। यानी कि अगली जो 2 फिल्में रिलीज होंगी
कार्तिक की वो नॉर्मल फिल्में होंगी, लव स्टोरी होंगी, जिनका बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। हो सकता है कार्तिक जल्दी ही किसी और फिल्म का भी ऐलान करे जो शायद कॉमेडी होगी, क्योंकि सभी लव स्टोरी तो नहीं करेगा और कोई भी कॉमेडी फिल्म किसी को एसआरके नहीं बना सकती। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भूल भुलैया 3 के बाद ही कार्तिक के पास वो चांस था जब वो एसआरके बन सकता था, एसआरके बनने की कोशिश कर सकता था। इसके बाद ये चांस दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्तिक का करियर खत्म हो जाएगा, कार्तिक फ्लॉप हो जाएगा। कार्तिक हमेशा बना रहेगा, यानी कि कार्तिक की वो फिल्में आती रहेंगी जिनका बॉक्स ऑफिस 50 to 100 CR होगा। आयुष्मान खुराना की भी ऐसी फिल्में आएंगी, सिद्धार्थ की भी ऐसी फिल्में आएंगी, यानी कि कार्तिक भी वैसा ही नॉर्मल एक्टर है जैसे कि बाकी हैं। यानी कि कार्तिक ऐसी फिल्में चूज कर रहा है कि वो भी सिद्धार्थ और आयुष्मान खुराना के साथ ही रहेगा, इनके आगे नहीं निकल पाएगा। बुढ़ऊ ने बटले वरुण धवन की फिल्म बेबी धवन में एक कैमियो किया और फिल्म के बनाने वालों ने यह कहा कि अब हमारी फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बुढ़ऊ का कैमियो है। ये छोटी मोटी बात थोड़ा ही है, बहुत बड़ी बात है। बताओ, अरे भाई साहब, बुढ़ऊ के लिए तो पब्लिक उसकी खुद की फिल्में नहीं देखती, तो बुढ़ऊ की वजह से किसी और फिल्म को पब्लिक क्यों देखेगी, वो तो बताओ मुझे। और भाई ये जो कैमियो है, इतना वाहियात, इतना घटिया कैमियो है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया कैमियो कभी पहले नहीं देखा। फिल्म खत्म हो जाती है, लिखा आता है कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है, किसने बनाया है, और इसके बाद लिखा आता है आफ्टर 2 years, यानी कि अब जो हो रहा है वो 2 साल के बाद हो रहा है। एक बड़ा सा जहाज दिखाया गया है, इस पर वरुण धवन को रखा गया है हाथ बांधकर, और अब बुढ़ऊ को लाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर काला कपड़ा पड़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, मुंह पर काला कपड़ा डालने की जरूरत क्या थी? उसकी वजह यह थी कि बुढ़ऊ ने इस सीन की शूटिंग की होगी मैक्सिमम आधे घंटे में। इस सीन की शूटिंग ऐसे हुई कि भाई एक डुप्लीकेट को लाया गया जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके मुंह पर काला कपड़ा डाला हुआ है। अब वो हाथ बंधे हुए और मुंह पर काला कपड़ा डाले डाले ही एक्शन करता है, ठीक वैसे ही जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में किया था। अरे बुढ़ऊ भाई, वो अल्लू अर्जुन है, आप बुढ़ऊ हो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ वो करने से पहले जो अल्लू अर्जुन ने किया था। और जाहिर सी बात है वो लड़का यंग है, फुर्तीला है, फाइटर है, जिसके हाथ बांधे हुए हैं, जिसके मुंह पर काला कपड़ा डाला हुआ है। अब वो जबरदस्त एक्शन करता रहता है और बीच में 1-2 क्लोजअप आते हैं, वो बुढ़ऊ ने दिए होते हैं। अब इसके बाद जूनियर बटला और सीनियर बटला दोनों खड़े हो जाते हैं और पब्लिक को पकाना शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सभी की मुबारकबाद पब्लिक को देना शुरू करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये तो वो। और आप यकीन कीजिए कि पहले ही दर्शक इस फिल्म को देखकर बहुत पक चुके होते हैं और इस सीन को देखकर इतने पक जाते हैं कि बाहर निकलते हैं गालियां देते हुए, फुल गालियां दे रहे होते हैं। बताओ, इससे अच्छा होता कि बुढ़ऊ का कैमियो ना होता इस फिल्म में। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाची भतीजे यानी कि अर्जुन मलाइका अरोरा का ब्रेकअप हो गया है और अब मलाइका ने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर और उसमें कहा है कि जिन लोगों से जिंदगी में कुछ ऐड नहीं होता उनसे दूर रहना ही ठीक है। मैडम जी, ये बात तो आपको पहले दिन पता होनी चाहिए थी कि गेंडे अर्जुन कपूर की वजह से आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हो सकता है, क्या एड ऑन हो सकता है। गेंडे अर्जुन की वजह से आपकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही ऐसी गलती क्यों की थी आपने? 2024 खत्म होने को है और इस साल में 100 से ज्यादा हिंदी फिल्में रिलीज हुई और इन 100 से ज्यादा फिल्मों में से सिर्फ 4 फिल्में हिट हुई। ये 4 फिल्में हैं मुंजिया, स्त्री 2, भूल भुलैया 3 और शैतान। मैं ऐसा मानता हूं कि सिंघम अगेन भी एक हिट फिल्म है, लेकिन उसके फ्लॉप होने की सिर्फ इतनी सी ही वजह है कि उसमें बहुत ज्यादा स्टार्स थे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर उसमें सिर्फ अजय देवगन ही होता तब भी वो फिल्म उतना ही बिजनेस करती। तो मेरे ख्याल में ये एक गलती थी और इस गलती की वजह से ही इस फिल्म को हिट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये 4 फिल्में हिट होने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड का ईयरली सक्सेस रेट है 4 से 5%, जबकि कोई बच्चा स्कूल में भी 33% से नीचे फेल हो जाता है। लेकिन ये बॉलीवुड वाले अपने को फेल नहीं मानते, ये बॉलीवुड वाले इसके बावजूद भी अपने को जीनियस मानते हैं। एक्चुअली हकीकत ये है कि इनको बिल्कुल कुछ आता पता नहीं है फिल्मों के बारे में। ये तुक्का लगाते हैं, 10 फिल्में करते हैं, 10 में से एक चल जाती है, ये अपने आप को जीनियस मान लेते हैं। वो कहावत है कि भाई बिटौर
हथौड़े में एक बार तो तीर लग ही जाता है, तो इनका भी तीर 10 में से एक बार तो लगना ही लगना है। मतलब कोई उल्लू का पट्टा भी अगर फिल्में बनाएगा, 10 फिल्में बनाएगा, तो एक तो हिट हो ही जाएगी। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय खूब पैसे खर्च कर रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा स्टार है, उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना अमीर हो गया है। हालांकि इसमें बिल्कुल भी जरा भी सच्चाई नहीं है। विवेक बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा है, उनमें बॉलीवुड वालों की पोल खोल रहा है, बॉलीवुड वालों को गालियां भी दे रहा है। अब विवेक ने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। विवेक ने कहा है कि फराह खान ने उससे कहा था कि तू ओम शांति ओम कर ले, लेकिन उस वक्त विवेक की प्रॉब्लम यह थी कि विवेक के पास डेट्स नहीं थी। बस यही वजह है कि विवेक ओबेरॉय उस फिल्म को नहीं कर सका था, नहीं तो भाई साहब उस फिल्म में विवेक ओबेरॉय होता। बताओ कैसे कैसे मजाक कर रहा है ये लौंडा, मतलब कुछ भी फेंक रहा है बिना सोचे समझे। और आप इससे पूछो कि भाई ये बिजी क्यों था, इसके पास डेट्स क्यों नहीं थी। एक्चुअली ये बेचारा इसलिए बिजी था कि ये उस वक्त फकीर था, तो भीख मांगने में बिजी था। अब भीख मांगने से टाइम मिलता तो ये फिल्म करता, भीख मांगने से टाइम ही नहीं मिल रहा था बेचारे को, तो ओम शांति ओम कैसे करता ये। अरे भाई साहब क्यों अपनी इज्जत की मां बहन करने पे लगे हुए हो, क्यों अजीब अजीब बातें कर रहे हो, क्यों दुनिया को बता रहे हो कि आप कितने बड़े अकल से पैदल इंसान हो। मत करो ऐसे मजाक यार। साउथ में एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है जिसका नाम है जानी, और इसके ऊपर एक केस चल रहा है पॉस्को का, यानी कि बहुत ही सीरियस केस है। कियारा एडवाणी की फिल्म आ रही है गेम चेंजर, और उसका भी कोई गाना जानी ने कोरियोग्राफ किया है। तो कियारा एडवाणी ने एक पोस्ट किया और उसमें जानी की बहुत तारीफ की। ये पोस्ट देखकर पब्लिक भड़क उठी, पब्लिक ने कियारा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जब कियारा को पता चला कि पब्लिक क्यों भड़क रही है, पब्लिक उनको क्यों गालियां दे रही है, तो कियारा ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। बॉलीवुड में एक अनपढ़ गंवार गधे की तरह हिनहिनाने वाला सिंगर है, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने आप को सिंगर कहता है। और एक चैनल है लल्लन टॉप जिसके सो कॉल्ड पत्रकार है सौरभ। इस भाई को फिल्मों का बहुत शौक है, बॉलीवुड वालों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है, बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाना इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये बॉलीवुड वालों के साथ फोटो खिंचवाता है, उनसे मिलता है, तो ये बहुत फेमस है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये बंदा किसी का भी इंटरव्यू करता है। तो इस बंदे ने इस गधे की तरह हिनहिनाने वाले सिंगर का भी इंटरव्यू किया, और इस लुखे सौरभ ने उस सिंगर से कहा कि बॉलीवुड में एक क्रिटिक है जो खुद ही अपने आप को क्रिटिक मानता है, कोई और उसको क्रिटिक नहीं मानता। एक सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक है KRK। अब पहले तो मैं इस लुखे से ये जानना चाहता हूं कि जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो तू अपने शो में मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि तू लुखा अपने शो में मेरी बात कर रहा है, पहले भी कई बार कर चुका है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरा नाम लेने से तुझे TRP मिलती है। अब मैं इस लुखे से जानना चाहता हूं कि जो सैकड़ों क्रिटिक्स आज फिल्मों का रिव्यू करते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और इसकी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से अपने आप को पत्रकार कहता है। शायद ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लुखे की कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है। और आप सभी जानते हैं कि आज सैकड़ों क्रिटिक्स हैं जो फिल्मों का रिव्यू करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको लोग क्रिटिक्स क्यों मानते हैं। अब बात करते हैं अनपढ़ गवार लुखे सिंगर के बारे में। इस सिंगर ने कहा कि ये मुझे दुबई में मिला था और दुबई में मेरे साथ इसने बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, और अगले दिन इसने मुझसे कह दिया था कि इसे तो याद ही नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। और सुबह उठ के हम बोले कहते हैं आपने बहुत भैया आपने क्या भाई बहुत काम खराब किया आप लोगों ने यार, आपको पता नहीं आप क्या महके है भाई, हमें तो याद ही कुछ नहीं, ये तो पियो इधर रात को, कब की बात कर रहे हो। ये अनपढ़ गंवार लुखा बिल्कुल सही कह रहा है, ये मुझे दुबई में मिला था। एक्चुअली ये काफी दिनों से मुझे कॉल कर रहा था और बता रहा था कि यार मैं दुबई आने वाला हूं, मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला भाई आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो इसने प्रॉमिस किया मेरे घर पे आने का, और ये नहीं आया। दूसरे दिन मैंने इसके मैनेजर से पूछा, मैंने कहा यार जब इसने कहा था कि घर पे आएगा तो क्यों नहीं आया। इसके मैनेजर ने मुझे बताया कि यार वो बहुत डर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारे घर पे आएगा तो तुम उसको किडनैप कर लोगे। मैंने इसके मैनेजर से कहा कि इस फकीर को किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई इसके पास है क्या जो ये मुझे देगा। अगर कोई अमीर आदमी हो उसको किडनैप किया जाए तो उससे कुछ मिल भी सकता है, इस फकीर लुखे को किडनैप करके किसी को क्या मिलने वाला है, तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा। इसके मैनेजर ने कहा कि भाई साहब आप होटल में ही आ जाओ। एक्चुअली उसी दिन शाम को इनका शो था।
तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाता हूं होटल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुबई के एक होटल में ठहरे हुए थे। उस वक्त हनी सिंह बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, तो जो लोग शो करा रहे थे उन्होंने हनी सिंह को एक बहुत बड़ा स्वीट रूम दिया हुआ था और इस लुक्खे सिंगर को एक छोटा सा रूम दिया हुआ था जिसमें एक बेड पड़ा था। तो हम लोग हनी सिंह के रूम में गए, इसके रूम में नहीं बैठे। ये फोटो आप जरा देख लीजिए, ये उसी वक्त का फोटो है, ये हनी सिंह के रूम का फोटो है। ये फोटो क्लिक होने के वक्त इस लुक्खे की इतनी भी औकात नहीं थी कि ये मेरे पास बैठ जाए। ये खड़ा था और खड़ा ही रहा जब तक फोटो खींचा गया। मैं इससे और हनी सिंह से मिला। हनी सिंह बहुत अच्छा लड़का है, खूब बातें हुई, खूब गपशप हुई। इसके बाद इनका शो चालू होने वाला था, ये वहां जाने वाले थे। तो इस लुक्खे सिंगर ने कहा मुझे कि भाई आप आ जाओ, शो देख लो। मैंने मन ही मन में कहा कि भाई मेरा इतना खराब वक्त भी नहीं आया है कि मैं तुझ जैसे गधे का शो देखूंगा। तो मैंने इनसे कहा कि यार मुझे कुछ काम है, अर्जेंट कहीं मीटिंग है, कहीं जाना है, तो मैं निकलता हूं। तो आधे घंटे के बाद मैं निकल गया और ये लोग अपना शो करने के लिए चले गए। ये थी दुबई की मुलाकात। अब आते हैं मुंबई में। इसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये और कपिल शर्मा मेरे घर में आए थे और इन्होंने मेरे साथ आकर बहुत भारी बदतमीजी की। इस घटना के बारे में आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ यह था कि रात में इन दोनों ने पी हुई थी। कपिल शर्मा और ये घटिया लुक्खा सिंगर दोनों मेरे घर में आए। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे मेरे सिक्योरिटी गार्ड होते थे। तो जब ये वहां आए तो इन्होंने कहा कि भाई से मिलना है। मेरे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई तो अभी सो रहे हैं, अभी तो नहीं मिल सकते। तो इन दोनों ने मेरे घर में नीचे फोटोज वगैरह खिंचवाए और फिर ये जिद करने लगे मेरे सिक्योरिटी वालों से कि नहीं, हमें मिलना है, बस 1 मिनट के लिए मिलना है। क्योंकि दोनों ने पी हुई थी, दोनों को होश नहीं था। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको बोला कि तुम जाओ। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मेरे सिक्योरिटी वालों ने इनको 2-2, 3-3 तमाचे खींचे और जब इनको तमाचे पड़े तो इनको कुछ होश आया और इनको कहा कि बाहर निकलो, आज के बाद दोबारा इधर आना नहीं। तो इनको भगा दिया। उसी बीच रात को कपिल ने कुछ ट्वीट कर दिया। मैं सुबह उठा और मैंने कपिल के ट्वीट्स देखे और फिर मैंने कपिल की ट्विटर पर खूब मां बहन की। ये गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस लुक्खे सिंगर का और मेरा बंगला बराबर बराबर है। अगली शाम को मैं इसके घर में गया और जाते ही इसके कनपट्टी पे रख दिया मैंने, और मैंने बोला कि बेटा अगर दोबारा कभी तू मेरे घर में आया तो ये जो तेरी खोपड़ी है ना, ये तरबूज की तरह फट जाएगी। इसने हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। इसने कहा कि मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, और उसके बाद ये मेरे घर पर कभी नहीं आया। आगे इस अनपढ़ गंवार लुक्खे सिंगर ने यह भी कहा कि इससे पूरा बॉलीवुड डरता है। बताओ, इस लुक्खे से भी बॉलीवुड डरता है? बताओ भाई, इसका जिंदगी में अचीवमेंट क्या है? राखी सावंत को किस करना। इस आदमी से भी बॉलीवुड डरता है। बताइए, आप जरा सोचिए। अबे लुक्खे, तेरी गली का कुत्ता तुझसे नहीं डरता, बॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप खुद ही देखिए, इसने इंटरव्यू में कहा कि जिन बॉलीवुड वालों के बारे में भी मैं कुछ कहता हूं वो इसको कंप्लेन करते हैं। फिर ये मेरे पास आता था और मुझे कहता था कि इसके बारे में कुछ नहीं कहना, उसके बारे में कुछ नहीं कहना, कपिल शर्मा के बारे में कुछ नहीं कहना। इसने सबको बचा लिया है। सभी हीरो के बारे में बड़ा कुछ बोलता था। सभी हीरो बेचारे मुझे मैसेज करते थे, यार इसको समझा, यार इसको, तो मैं बीच में समझाता रहता था। और आप लोग तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं। मेरे हर वीडियोस में उन सब लोगों की मां बहन होती है जिनको ये बचाने की बात करता है। अगर इसने बचा लिए तो फिर उनकी मां बहन क्यों हो रही है? और इसकी भी आज मां बहन हो रही है। इस लुक्खे गटर छाप सिंगर ने आगे कहा कि ये मेरा फादर है, मैं इसका बेटा हूं। ही इज माई सन, मेरा बेटा हो। मैं आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि यह आदमी है, गे है, इसीलिए इसकी आज तक शादी नहीं हुई। कोई भी लड़की एक गे के साथ शादी क्यों करेगी, मुझे आप बताइए। तो जब ये है, इसको बच्चा हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। हकीकत ये है कि मैं इसका बाप हूं, इसका नहीं, ये जितने भी भाई हैं सबका बाप हूं। इस लुक्खे घटिया पत्रकार सौरभ ने बहुत खुश होते हुए कहा कि तुम लोगों ने उसको मारा। बिल्कुल नहीं बाल यार, खींच रहे थे। म्यूजिक की कसम, सारी कसम मैंने खा गया। और क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। बेटा, इसकी तो औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ा भी हो जाए। और तू भी अगर जिंदगी में कहीं मुझे मिल गया, अगर तूने पैंट में नाम मूता ना, तो मेरा नाम कमाल खान नहीं है। दोस्तों, फाइनली अल्लू अर्जुन के फादर ने वो अच्छा काम कर दिया है जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अल्लू अर्जुन के फादर ने ऐलान किया है कि जो औरत मर गई थी जब पुष्पा का प्रीमियर हो रहा था, भगदड़ मच गई थी, और जो उसका बच्चा घायल हुआ था, उस बच्चे को अल्लू अर्जुन का फादर 2 करोड़ रुपए देगा। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि अगर अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए का ऐलान किया है तो ये बिल्कुल मजाक है।
ये रियलिटी नहीं है। अल्लू अर्जुन इतना बड़ा आदमी है, पुष्पा 2 इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, तो 25 लाख देना बहुत ही ओछी हरकत है। तो एक्चुअली जब अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए का ऐलान किया था, उसी वक्त 2-3 करोड़ रुपए देने का ऐलान होना चाहिए था। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली अल्लू अर्जुन के फादर ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर सूरज बरजात्ता की हर फिल्म में उसके हीरो का नाम होता है प्रेम, और अब बरजात्ता ने डबल ढोल की आयुष्मान खुराना को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया है, और इस फिल्म में भी इसका नाम होगा प्रेम। बरजात्ता की सभी फिल्में लव स्टोरी होती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस डबल ढोलकी के साथ लव स्टोरी कैसे बनाई जाएगी। ये डबल ढोलकी को खुद लड़का चाहिए, तो ये लड़की के साथ प्रेम कैसे करेगा। अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म थी सत्या, जो उस वक्त में बहुत बड़ी हिट रही थी, और अब इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है 17 जनवरी को, और ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है काफी लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन रिलीज हो गई है, और मेरा रिव्यू है ये। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बटले वरुण की डायलॉग डिलीवरी कितनी जबरदस्त है। जब ये डायलॉग्स बोलता है तो दर्शक अपने बाल नोचने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब तू बोल मत, बस तू उछलता रहे, तू एक्शन करता रहे, इतना ही काफी है। इस पूरी फिल्म में कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है जिसमें वरुण ने बढ़िया एक्टिंग की हो। फिल्म के हर सीन में वरुण धवन की इतनी घटिया एक्टिंग है, इतनी वाहियात एक्टिंग है कि वरुण धवन को फौरन ही एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वामिका का छोटा सा रोल है, कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए था नहीं, और उसने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। कीर्ति ने बढ़िया एक्टिंग की है, सुंदर भी है, खूबसूरत भी है, हॉट भी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बाद अजय देवगन कीर्ति को 2-3 फिल्में दे ही देता, और 2-3 और भी ऐसे एक्टर हैं जो कीर्ति को फिल्म दे देते। लेकिन कीर्ति ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कोई इंतहा नहीं। कीर्ति ने शादी कर ली, और जब शादी कर ली तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग उसको फिल्म तो देने से रहे, क्योंकि जिस काम के लिए फिल्म देने वाले थे अगर वो काम ही नहीं होगा तो फिर फिल्म क्यों देंगे। बात को समझो ना। राजपाल ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, और जैकी श्रॉफ अपने रोल में बहुत खराब लगा है। एक्चुअली जैकी की एज बहुत ज्यादा हो गई है, ऊपर से जैकी को नंगा दिखाया गया है, तो पूरा मांस लटक रहा है। ऐसी उम्र में जैकी साहब को रोल करना चाहिए दादा का, परदादा का, लेकिन यहां जैकी को इस फिल्म का मेन विलन बनाया गया है, और ऊपर से लुक भी बहुत ज्यादा खराब दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जब जैकी इस रोल में फिट ही नहीं है तो फिर एक्टिंग के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस फिल्म की मां बहन करने में इस फिल्म के एडिटर का भी पूरा हाथ है। अगर यह फिल्म 2 घंटे की होती तो मेरे ख्याल में फिर भी कुछ ठीक हो सकती थी, लेकिन इस फिल्म को तकरीबन 3 घंटे का रखा गया है, जो बहुत ज्यादा लंबी है। आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि इतनी खराब फिल्म को पब्लिक 3 घंटे कैसे झेल सकती है। कुल मिलाकर यह फिल्म 3 घंटे का टॉर्चर है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। लोकेशन, इमोशन, थ्रिल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं, और उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहें जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, आपको छुट्टियों में फिल्म देखनी ही है, तो पुष्पा 2 को दोबारा देख लीजिए। उस फिल्म को चौथी बार देखने में भी इस फिल्म को देखने से ज्यादा ही मजा आएगा। तो मैं इस घटिया सदी की वाहियात फिल्म को देता हूं 1 स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 40-50 CR का कर पाएगी। फाइनली पुष्पा 2 को 3D में रिलीज कर दिया है, और अब बहुत सारे थिएटर्स में इस फिल्म को 3D में दिखाया जा रहा है। अक्षय कुमार ने एक फोटो पोस्ट किया और ऐलान किया कि हाउसफुल 5 की शूटिंग खत्म हो गई है। इस फिल्म में है अक्की, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फरदीन खान। फिल्म में 4 हीरोइन है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, यानी कि ये फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। सोनू सूद की फिल्म फतेह का ट्रेलर रिलीज हो गया है, मैंने भी देखा है, और ये ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी समझ में आया है कि इस फिल्म की कहानी वही है जो पहले भी 2-3 फिल्मों में आ चुकी है, यानी कि ये फिल्म साइबर क्राइम पर है, कंप्यूटर हैकिंग वगैरह के बारे में है। ये कहानी बहुत ही नॉर्मल कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी नहीं है जिस पर बनने वाली फिल्म को बहुत ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं। इस फिल्म के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब कुछ सोनू सूद साहब खुद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोनू ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई है। यह देखना मजेदार होगा कि पब्लिक इस फिल्म को थिएटर में सोनू के लिए देखने जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।